कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जहाँ वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है? कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, जो फैमिली वीज़ा के हवाले से बहुत बेहतर है। तो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है? कितने पैसे रिक्वायर होते हैं? वो कंट्री चूज़ करें जिनका वीज़ा आपको लॉन्ग टर्म का मिल रहा है। वीज़ा आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल से और बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सिर्फ एक ही यूरोपीय कंट्री का ले लें वीज़ा और बाकी आप 27-28 कंट्रीज घूम सकते हैं। कोई ऐसी आसानी भी होती है? इनमें से अगर किसी एक भी कंट्री का आपके पास वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, तो बाकी 28 कंट्रीज़ जो हैं वो आप उस पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे नौजवान हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से कंट्री ऐसे हैं जहाँ वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है? पाकिस्तान जो बाहर जाना चाहते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से जाना चाहते हैं। कुछ एज़ अ विज़िटर्स जाना चाहते हैं, कुछ वर्क के लिए जाना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं। कुछ का प्लान होता है सिर्फ फैमिली के साथ कुछ दिन का टूर करके आ जाना। तो इसमें कंट्री हर आपके पर्पज़ का जो है ना वो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है कि आपने किस कंट्री में अप्लाई करना है और आपके अप्लाई करने की नौइयत कौन-सी है वीज़ा अप्लाई करने की। अगर हम फैमिलीज़ के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म वीज़ा के हवाले से कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, जो फैमिली वीज़ा के हवाले से बहुत बेहतर है क्योंकि इनका वीज़ा ही लॉन्ग टर्म का आपके पास स्टैम्प होता है। अच्छा यूएस से या कनाडा की अगर आप बात करें तो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है? कितने पैसे रिक्वायर होते हैं? क्योंकि लोग लाखों में माँगते हैं। अगर विज़िट वीज़े की बात करें और को अगर कोई वर्क वीज़े का कह रहा है तो उसमें कैसे फ्रॉड किया जा सकता है? वर्क वीज़ा के हवाले से आपको इस चीज़ का आइडिया है कि हमारा मार्केट फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं वर्क के हवाले से किसी भी कंपनी से 10 वीज़ा इशू हो गए, 15 इशू हो गए, लेकिन हमारी मार्केट में पूरा साल वर्क वीज़े के तौर पे चलते रहते हैं। तो इसमें यह है कि अगर जो पर्सन यहाँ से वर्क के लिए जाना चाहते हैं वो किसी भी कैटेगरी में हो, लेबर में हो, स्किल में हो, एजुकेशन बेस पे हो, उसमें तरीकाकार यही है कि आप वो कंट्री चूज़ करें जिनका वीज़ा आपको लॉन्ग टर्म का मिल रहा है। वहाँ पे अपने विज़िट को आप इज़ीली वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा यूएस और कनाडा में कितनी देर का वीज़ा मिलता है? यूएसए का 5 इयर्स का विज़िट वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ होती है। आपकी लीगल जो हर दफ़ा की एंट्री है वो 6 मंथ की होती है। हर 6 मंथ के बाद आपको एक एग्ज़िट करना पड़ता है। कनाडा का जो है टिल पासपोर्ट वैलिडिटी आपका वीज़ा स्टैम्प होता है और ये भी मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ होता है और इसकी भी हर एंट्री जो है वो 6 मंथ की होती है। तो क्या रिक्वायर होता है? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कनाडा के लिए, यूएस के लिए? विज़िट वीज़ा आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल से और बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें एक तो आपकी आइडेंटिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बाकी आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ एक्स्ट्रा सपोर्टिव के तौर पे आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी वगैरह है, वो शो करवा सकते हैं। ये चीज़ें आपके होम कंट्री में आपकी पोज़ीशन शो करवाती हैं। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए यूएसए या कनाडा के लिए? बैंक स्टेटमेंट सिंगल पर्सन के लिए कम से कम जो रिक्वायर्ड होती है वो 1 मिलियन की होनी चाहिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट 1 मिलियन को होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कहें कि मैं 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देता हूँ, वो शो करवा दें। आपने 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी है या 4 मंथ की स्टेटमेंट देनी है, लेकिन प्रॉपर ट्रांज़ैक्शंस के साथ हो, मेंटेनेंस हो। मेंटेनेंस का मतलब है कि आपका इन आउट दोनों चलता आ रहा हो उसमें। ऐसा नहीं है कि अगर हम 6 मंथ की बात करें तो उसमें पिछले 5 महीने आपका अकाउंट बिल्कुल रनिंग में नहीं आया, बिल्कुल स्टक पड़ा हुआ और आप जो है सिर्फ लास्ट मंथ में अपनी ट्रांजैक्शंस करके शो करवा दें, ऐसा नहीं होता है। 6 मंथ प्रॉपर आपकी रनिंग में स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो वो सी ये यही गलती होती है वीज़ा रिजेक्शन की जब आपकी एप्लीकेशन ही अप्रूव नहीं होती, वो या स्टेटमेंट में ही गलतियाँ हो रही होती हैं। स्टेटमेंट में गलतियाँ हो जाती हैं, समटाइम हम अपने डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ कर लेते हैं कि जैसे कि बिज़नेसमैन हैं, उनको सिर्फ़ ये कहा जाता होता है कि अपने बिज़नेस को सिर्फ़ एनटीएन पे आप शो करवा लें, एनटीएन साथ दे दें। तो सिर्फ़ इस पर्पज़ से वो एनटीएन पे खुद को रजिस्टर नहीं करवाते हैं कि हमें हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरी पर्सन्स क्या कर रहे होते हैं कि वो अपनी जॉब शो करवा देते हैं, लेकिन उनके पास अपनी सैलरी स्लिप्स नहीं होती हैं, कोई अपना सैलरी सर्टिफ़िकेट नहीं होता, जिससे हम ये शो करवा सकें कि जो बैंक स्टेटमेंट में आपके पास बैलेंस होल्ड पड़ा हुआ है, इसका सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ क्या है, पेमेंट कहाँ से आ रही है। अच्छा अगर कोई बंदा यूरोप जाना चाहता है तो जी। यूरोप के लिए कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं, मतलब अगर हम सिर्फ एक ही यूरोपीय कंट्री का ले लें वीज़ा और बाकी आप 27-28 कंट्रीज़ घूम सकते हैं, कोई ऐसी आसानी भी होती है?
यूरोप में तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि रोमानिया, अल्बानिया, बेलारूस, सर्बिया, ये सारे भी यूरोप में आते हैं। अगर हम शेंजन की बात करें तो शेंजन में 27 टू 28 यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं। बिल्कुल। इनमें से अगर किसी एक भी कंट्री का आपके पास वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, तो बाकी 28 कंट्रीज़ जो हैं वो आप उस पे विज़िट कर सकते हैं। कि जैसा कि अभी आपने अगर स्पेन के लिए अप्लाई किया है, तो आप बाकी आप लैंड आपने स्पेन में ही करना है। उसके उसके बाद आप इटली, पुर्तगाल, माल्टा, जर्मनी, फ्रांस, इनके पूरे 27 कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं। बगैर मतलब कि एक ही कंट्री का वीज़ा बाकी आपको उधर ही मिल जाएंगे जी, विजिट। जिस कंट्री से आप इन कर रहे हैं, फिर आपको एग्ज़िट भी वहीं से करना पड़ता है। बाकी कंट्रीज़ का आपका काउंट नहीं होता कि आपने कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल किया है। वीज़ा आपका वही कंसीडर होना जहाँ का आपका आपने इन कर रहे हैं। और इधर भी डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए और बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए अगर कोई यूरोप घूमना चाहता है? देखिए, वीज़ा आपका लॉन्ग टर्म का ही लगता है, लेकिन कभी भी टूरिस्ट या विज़िटर्स को ये नहीं कहा जाता है कि आप 6-6 महीने या 1-1 साल वहाँ पे रहेंगे, या उसके मुताबिक प्लान दिया जाता है। प्लान हर कंट्री का 10 से 15 दिन का ही दिया जाता है, तो 10 से 15 दिन के विज़िट के हवाले से 1 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस इनफ होता है।